हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। आधुनिक भारत के इतिहास की बात कर रहे थे हम, और उसमें हम आज 5 टॉपिक से एक साथ कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले स्टार्टिंग करते हैं असहयोग आंदोलन से। तो देखते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी और इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या रहे। तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया कि रोलेट एक्ट आ गया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था, जिससे जनता में असंतोष फैल गया था और ब्रिटिश सरकार वादे कर रही थी कि भारत को स्वराज दे दिया जाएगा। लेकिन उसी समय आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें द्वैत शासन लागू कर दिया जाता है भारत में। द्वैत शासन मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाता है, जिसमें ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स या शक्तियाँ केंद्र अपने पास मतलब ब्रिटिश सरकार अपने पास रखती है और प्रांतों को नाम मात्र की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसकी बात वहाँ डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी देखते हैं कि अगला उत्तरदायी कारक था तुर्की का विभाजन, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन हुआ था और इसका ब्रिटिश सरकार ने दमन भी किया था, इसलिए और जनता रुष्ट हो गई थी ब्रिटिश सरकार से। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उसके कारण वहाँ पे बहुत इकोनॉमिक लॉस भी हुआ था ब्रिटेन को, और इस इकोनॉमिक लॉस की रिकवरी वह भारतीयों के पैसों से कर रहे थे। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जनता बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी अब ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। तो ये थे विभिन्न उत्तरदायी कारक। अब बात कर लेते हैं कि इस आंदोलन की विभिन्न गतिविधियां कैसे रहीं। तो आंदोलन का सर्वप्रथम प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में रखा गया, जहां अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, लेकिन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे चित्तरंजन दास, लेकिन फिर आगे चलकर अगला प्रस्ताव चित्तरंजन दास ही पारित करवाते हैं। तो असहयोग आंदोलन का अगला प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में, जिसमें अध्यक्ष थे राघवाचार्य, और इसमें असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अब इस नागपुर अधिवेशन के बाद कांग्रेस का गांधी जी ने एक नया संविधान तैयार किया और कांग्रेस के संबंध में कुछ नए प्रावधान इस तरह से थे कि जिला, तालुका, ग्राम सभी में समितियों का गठन किया जाएगा। विभिन्न प्रांतों में भाषाई आधार पर समितियों का गठन होगा, और अब कांग्रेस में सदस्यता प्राप्त करने की शुल्क 5 रुपये से घटाकर 25 पैसे कर दी गई थी, और इसी कारण कांग्रेस आम जनता की पार्टी बन गई थी अब, और इसका सामाजिक आधार भी व्यापक होने लगा था, जिससे जन भागीदारी बढ़ रही थी। और कांग्रेस में आए इन्हीं बदलाव के कारण राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में नागपुर अधिवेशन को एक मील का पत्थर कहा जाता है। अब असहयोग आंदोलन प्रारंभ तो हो गया था, अब देखते हैं कि इन आंदोलन में विभिन्न कार्यक्रम कैसे थे और रचनात्मक कार्य किस तरह से हो रहे थे। तो विभिन्न प्रख्यात व्यक्तियों ने अपनी उपाधियां लौटाना प्रारंभ कर दिया था। जितने भी शिक्षण संस्थाएं थीं, अदालतें थीं, विधान परिषद थी और विदेशी वस्तुएं थीं, इन सब का बहिष्कार करने लगे थे लोग, और कर रोको आंदोलन भी चला रहे थे। और यदि बात करें विभिन्न रचनात्मक कार्यों की, तो स्वदेशी पर बल देते हुए चरखा, कताई, बुनाई आदि के कार्य किए जा रहे थे। राष्ट्रीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा था, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार कर दिया था, इसलिए विभिन्न विवादों का निपटारा पंचायतों द्वारा किया जाने लगा था, और साथ ही लोग हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा दे रहे थे। तो ये थी कुछ गतिविधियां और कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के। अब देख लेते हैं कि इस असहयोग आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ। तो असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी ने बंगाल के क्रांतिकारी संगठनों का समर्थन मांगा था, और गांधी जी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन को लगन से करने पर 1 वर्ष में ही इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। इसी के चलते वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया था, जिसमें प्रमुख थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, टी प्रकाशम, राजगोपालाचारी और आसफ अली। तो इस समय तक तिलक का निधन हो चुका था, तो उन्हीं की याद में स्वराज फंड का निर्माण किया जाता है, जिसमें 1 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा जाता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा धन एकत्रित हो जाता है। अब आगे बात करें बंगाल की, तो वहाँ विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा से त्यागपत्र देकर वे नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य बन गए थे, तथा बंगाल के मिदनापुर में कोटाई क्षेत्र के अंतर्गत वीरेंद्र नाथ सुषमल आते हैं, और वे संगठन का निर्माण करके यूनियन बोर्ड के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। और इसी यूनियन बोर्ड के खिलाफ आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चिराला पिराला नगर में पेडानंदी तालुका आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और फिर बंगाल में ही सेन गुप्ता कर्मचारी और मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व करते हैं,
और इसके बाद ही नवंबर 1921 में आंदोलन उग्र होने लगता है। और जब भारत में वेल्स के राजकुमार का आगमन होता है तो बॉम्बे में भी हिंसा होती है। और इसी के संबंध में गांधी जी कहते हैं कि स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं। और इसी आंदोलन के अंतर्गत जब विदेशी वस्तुओं की और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी तो इस कृत्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी की आलोचना भी करते हैं और संवैधानिक तथा न्यायपूर्ण ढंग से आंदोलन न चलाने के लिए कुछ नेता कांग्रेस का त्याग भी कर देते हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, कापरडे जैसे नेता। फिर उसी समय 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर क्षेत्र के पास चोरा चोरी क्षेत्र में हिंसा होती है, जिसमें पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जाती है, जिसमें 22 पुलिस अधिकारी और 3 सिविलियंस की मौत हो जाती है। और इसी के चलते 12 फरवरी 1922 को बारदौली प्रस्ताव के माध्यम से गांधी जी इस आंदोलन की वापसी की घोषणा कर देते हैं। और जब ये आंदोलन वापस लिया जाता है तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि जैसे कुछ नेता इस आंदोलन की वापसी का विरोध भी करते हैं। और आगे चलकर गांधी को मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और आंदोलन जब वापस होता है तो गांधी जी के ऊपर विभिन्न आरोप भी लगते हैं। और आरोप कुछ इस तरह से होते हैं कि गांधी जी ने पूंजीपतियों के हित में आकर आंदोलन को वापस लिया है, क्योंकि गांधी को लगने लगा था कि नेतृत्व उसके पास से हटकर किसानों, मजदूरों आदि के हाथों में जा रहा है। इसलिए जमींदारों की सुरक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया और बारदौली के किसानों को अपने कर दायित्व का पालन करने को भी कहा था। लेकिन गांधी जी पर लगे ये सारे आरोप सच नहीं थे, क्योंकि आंदोलन वापस लेने का वास्तविक कारण था कि आंदोलन अब हिंसक रूप लेने लगा था। और यदि हिंसा बढ़ रही थी तो सरकार हिंसा के चलते इस आंदोलन का बहुत आसानी से दमन कर सकती थी, क्योंकि सरकार के पास एक मुद्दा हो जाता कि यह आंदोलन हिंसक था, इसलिए हमें इसका दमन करना पड़ा। और यदि आंदोलन का दमन होता तो जनता में निराशा भी फैलती। और गांधी जी का मानना भी था कि आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि जनता की जो ऊर्जा है वो सीमित होती है। इसलिए 1 वर्ष तक चलने के बाद आगे के लिए ऊर्जा बनाए रखनी होती है। और गांधी जी पर जो आरोप लग रहे थे कि उन्होंने किसान मजदूरों के विरुद्ध ये आंदोलन वापस लिया, तो ये बात पूरी तरह गलत है, क्योंकि इससे पहले भी चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा आदि में गांधी जी ने किसानों और मजदूरों के साथ ही संघर्ष किया था। और आंदोलन को वापस लेना गांधीवादी रणनीति का ही एक हिस्सा था। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन के अब सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद अब हम बात करेंगे कि भारतीय राजनीति में इस आंदोलन के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है स्वराज पार्टी, जो 1923 में गठित हुई थी। तो इसके गठन का कारण देख लेते हैं। तो इस समय कांग्रेस में वैचारिक मतभेद पैदा होने लगे थे, जिसमें एक तरफ थे परिवर्तनवादी तो दूसरी तरफ थे अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादियों में थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल आदि जैसे नेता। और इनका मानना था कि ब्रिटिश नीतियों का विरोध हम चुनाव में शामिल होकर, विधायिका में प्रवेश कर मतलब प्रशासन में भागीदारी करके करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ थे अपरिवर्तनवादी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता थे, जो चाहते थे कि गांधीवादी रचनात्मक कार्यों के माध्यम से हम ब्रिटिशर्स का विरोध करें। तो इसी के चलते आगे होता है गया अधिवेशन, जो 1922 में होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं चित्तरंजन दास, और इनके विधायिका में शामिल होने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। मतलब परिवर्तनवादियों की जो मांग थी उसे कांग्रेस अस्वीकार कर देती है। और इससे ही रुष्ट होकर चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, जिसमें चित्तरंजन दास होते हैं अध्यक्ष और सचिव होते हैं मोतीलाल नेहरू। अब इस स्वराज पार्टी की मांग क्या थी? तो ये चाहते थे कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज मिले। ये पूर्ण स्वराज की मांग अभी भी नहीं कर रहे थे। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा लागू किया गया जो द्वैत शासन था, उसमें मांग कर रहे थे कि ये द्वैत शासन समाप्त हो और प्रांतों को स्वायत्तता मिले और प्रांतों को ज़्यादा शक्तियाँ दी जाए। तथा इनकी मांग थी कि नागरिक अधिकार प्राप्त किए जाएं। भारतीय मुद्दों पर विचार के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। इनका उद्देश्य था विधायिका में प्रवेश करके सरकार का विरोध करना और सदन में ही संघर्ष करना। लेकिन 1925 में ही चित्तरंजन दास की मृत्यु के साथ ही इस स्वराज पार्टी का महत्व कम हो जाता है।
लेकिन इस स्वराज पार्टी का कुछ योगदान देख लेते हैं हम। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन का जब ठहराव का दौर था ना, तो इसने सरकारी गतिविधियों को बनाए रखा था। जैसे इन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर जीत हासिल की थी, जिसके तहत अब सरकार अवांछित विदेशी चरित्र वाले व्यक्ति को देश से बाहर कर सकती थी। और उसी समय भारत में समाजवादी विचारधारा भी बढ़ रही थी और 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष भी बनते हैं। तो ये थी स्वराज पार्टी की बात। अब आगे बात करते हैं साइमन कमीशन की, जो 1927 में आता है। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि 1919 के अधिनियम में ब्रिटिश सरकार कहती है कि 10 वर्ष बाद हम इस अधिनियम के सुधारों की समीक्षा करेंगे। लेकिन 10 वर्ष से पहले ही 1927 में भारतीय विधिक आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं जॉन साइमन, और जिसे ही साइमन कमीशन कहा जाता है। इसके जितने भी सदस्य थे, जितने भी मेंबर्स थे, सब विदेशी थे। अब इस कमीशन को शिक्षा के प्रसार और प्रतिनिधि संस्थाओं का अध्ययन करते हुए यह सुझाव देना था कि भारत में उत्तरदायी सरकार कहाँ तक उचित है और भारत इसके लिए कहाँ तक तैयार है। तो सभी 7 सदस्य विदेशी होने के कारण इसका बहुत विरोध हुआ था, और इसी के चलते 1927 के मद्रास अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अंसारी थे, वहाँ से ही इस साइमन कमीशन के विरोध का, इसके बहिष्कार का संकल्प पारित होने लगा, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंद महासभा और किसान मजदूर पार्टी जैसे दलों ने इस बहिष्कार का समर्थन किया था। और इस बहिष्कार में पंजाब के संघवादी और मद्रास के जस्टिस पार्टी के लोग शामिल नहीं हुए थे। फिर 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचता है, जिसे काले झंडे दिखाकर इसका विद्रोह किया जाता है भारतीयों के द्वारा, तथा लाहौर में प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज होती है और नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है, जिसके अनुसार प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाना होता है, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाना होता है, तथा केंद्र में कोई भी उत्तरदायी सरकार नहीं होगी, इसका भी प्रावधान होता है। तो ये था 1927 का साइमन कमीशन। अब आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के बाद आती है नेहरू रिपोर्ट 1928 में। अब देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। तो भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड जो होते हैं, वो भारतीयों को चुनौती देते हैं कि भारतीय ऐसे संविधान का विकास करके दिखाएं जो सभी दलों और गुटों को स्वीकार हो। और इसी के तहत 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है, जिसमें होते हैं शोएब कुरैशी, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू और मंगल सिंह, और ये बहुमत से रिपोर्ट को जारी करते हैं। फिर अगस्त 1928 में प्रकाशित रिपोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए और एक उत्तरदायी सरकार का गठन हो, मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होनी चाहिए, और मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए भारतीयों को, जैसे वयस्क मताधिकार, महिला समानता का अधिकार आदि। और केंद्र तथा राज्यों में शक्ति का विभाजन तथा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास रखा जाए, तथा सिंध को बॉम्बे से अलग करके नया प्रांत बनाया जाए, और भारत में प्रतिरक्षा समिति तथा सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की जाए। अब ये थे रिपोर्ट के कुछ पॉइंट। अब देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इस रिपोर्ट में जो भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी, उससे असहमत थे। ये भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन करते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना भी मार्च 1929 में मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखने के लिए 14 सूत्री मांग रखते हैं, जिसमें वे प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां देने की बात करते हैं, और इसी से ही मुस्लिम अलगाव तथा भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा भी मिलता है। तो ये थी नेहरू रिपोर्ट, जिसके समर्थन में कुछ लोग थे और जिसके विरुद्ध में कुछ लोग। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन के तहत गांधी जी को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए अधिकृत करते हैं और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय करते हैं। जवाहरलाल नेहरू इस समय एक कथन कहते हैं कि मैं समाजवादी हूँ और मेरा राजाओं महाराजाओं में कोई विश्वास नहीं है, और ना ही उन उद्योगों में विश्वास रखता हूँ जो आधुनिक राजा महाराजा पैदा करते हैं, जो पुराने राजाओं से अधिक जनता के जीवन और भाग्य को निर्धारित करते हैं तथा पुराने सामंतों से ज़्यादा शोषण व लूटपाट करते हैं। तो ये था उस समय नेहरू का स्टेटमेंट।
अब आगे गांधी जी जनवरी 1930 में यंग इंडिया लेख में अपनी 11 सूत्री मांगें प्रस्तुत करते हैं। ये मांगें कुछ इस तरह से थीं कि सैनिक और सिविल सेवा व्यय में 50% की कमी की जानी चाहिए, लगान में भी 50% की कमी की जानी चाहिए, नशीली वस्तुओं की बिक्री पर भी पूर्ण रोक लगा देनी चाहिए, नमक कर समाप्त कर, नमक पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त करना चाहिए, कपड़ा उद्योग को संरक्षण देना चाहिए और विदेशी वस्त्र आयात पर नियंत्रण करना चाहिए, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई होनी चाहिए तथा गुप्तचर विभाग की भी समाप्ति की जानी चाहिए और शस्त्र कानून में परिवर्तन करते हुए भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस भी दिया जाना चाहिए। जब ये इनकी 11 सूत्री मांगें अस्वीकार कर दी जाती हैं तो गांधी जी कहते हैं कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी पर मुझे पत्थर मिला। सरकार केवल बल प्रयोग का जवाब देती है और इसी के बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये लेक्चर वैसे ही थोड़ा लंबा हो गया है और लेक्चर यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटेंट पसंद आया तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।